नाथूराम गोडसे को लेकर एक बार फिर दिग्विजय सिंह के विवादित बोल थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। राज्यसभा में कुछ समय पहले इस बात को लेकर खूब हंगामा हुआ। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को लेकर भी दिग्विजय सिंह सवाल उठा रहे थे। इसके बाद जब उन्होंने अपनी बात रखी तो अमित शाह ने उनकी बात को ध्यान से सुना। उन बातों का बाद में शाह ने करारा पलटवार किया। देखिए किस तरीके से अमित शाह और दिग्विजय सिंह के बीच इन मुद्दों को लेकर तीखी बहसबाजी हुई। हमें दुख इस बात का है कि आज आपके लोग, आपके प्रतिनिधि नाथूराम गोडसे को देशभक्त कह रहे हैं। जो पहला आतंकवादी था आजाद भारत में, उसको आप देशभक्त कहते हैं। हम लोगों की नीयत पर, आपकी नीयत पे भरोसा नहीं है माननीय गृह मंत्री जी। मैं आपसे कहना चाहता हूं, उसी के साथ साथ अभी जैसा इन्होंने बताया, अर्बन नक्सलिज्म की एक बात आ गई है। कोरेगांव की इन्होंने बात की, माननीय सभापति आपको हैरानी होगी, उसमें मेरा नाम भी जोड़ा गया और कहा गया कि इनका फोन नंबर उनके पास था। जनाब, मेरा फोन नंबर राज्यसभा की वेबसाइट पर था और मेरा नाम जोड़ा गया कि उनके पास मेरा फोन नंबर था। स्वाभाविक है जो इन्होंने कहा है, इफ द सेंट्रल गवर्नमेंट बिलीव्स, सबसे मैं कहना चाहता हूं कि सबसे पहले आप मुझे ही उसमें डालेंगे, मुझे भरोसा है आपकी बात पर। आपने कहा था नोटबंदी पर हम आतंकवाद समाप्त कर देंगे। जिस दिन डिमोनेटाइजेशन हुआ उसके तत्काल बाद ही आतंकवादियों के पास से नए नए करारे 2000 के नोट निकले। कितने आतंकवादी आपने उसके बाद समाप्त किए? मैं आपसे कहना चाहता हूं, पूरे तरीके से हम लोगों को आपकी नीयत पर भरोसा नहीं है, इसलिए हम आप इस बिल का विरोध करते हैं। मैं यहां तक ये भी कहना चाहता हूं कि माननीय उपसभापति महोदय, माननीय गृह मंत्री जी, अभी इन्होंने, गृह विभाग ने सिक्योरिटी का रिव्यू किया और सिक्योरिटी रिव्यू में आचार्य प्रमोद कृष्णम, जिनके ऊपर उनका थ्रेट है, उनको आपने सिक्योरिटी वापस ले ली। प्रताप बाजवा, माननीय संसद सदस्य हमारे राज्यसभा के, जिनके पिता आतंकवाद के शिकार रहे, उनकी हत्या की गई, उनकी आपने सिक्योरिटी विड्रॉ कर ली। आपने प्रमोद तिवारी, जिन्होंने कि सिख मिलिटेंट्स को कंट्रोल करने के लिए होम मिनिस्टर के नाते जिन्होंने पूरी अपने जान जोखिम में डाली थी, उनको आपने सिक्योरिटी विड्रॉ कर ली। माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय गृह मंत्री से अनुरोध करना चाहता हूं कि आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी उस कुर्सी पर बैठे थे। वो भी गुजरात के थे, स्टेट्समैन के रूप में उन्होंने काम किया था। आप भारतीय जनता पार्टी के आज अध्यक्ष भी हैं। अरे ताज छोड़िए, ताजपोशी कर दीजिए नड्डा जी की। भारतीय जनता पार्टी का भारतीय जनता पार्टी हम हमारा कर लेंगे, आप चिंता मत करिए। भारतीय जनता पार्टी, माननीय सभापति महोदय, हमें विश्वास नहीं है भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में ये गृह मंत्री जी पूरे तरीके से राजनीतिक ढंग से काम कर रहे हैं। हम इस बात पे आपत्ति करते हैं। मैं आपसे इतना ही अनुरोध करूंगा कि आज बात विश्वास की है। नरेंद्र मोदी जी जहां कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, वो खुले आप इस बात को कहते हैं मुसलमानों का विश्वास हमें प्राप्त करना है। लेकिन अगर ट्रिपल तलाक में आपने मेरा सुझाव, मेरा प्रस्ताव, अमेंडमेंट मान लिया होता तो उन लोगों में विश्वास पैदा होता। माननीय गृह मंत्री जी, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आज इस देश में विश्वास की कमी है, और विश्वास की कमी इसलिए है क्योंकि आपका सोच जो है विभाजित है, इंक्लूसिव नहीं है, बांटने वाला है। क्योंकि पूरी बुनियाद आपकी विचारधारा की बांटने की है, हिंदू और मुसलमानों में खाई पैदा करने की है। इसलिए हम आपको पर विश्वास नहीं करते और इसलिए हम आपका विरोध करते हैं। धन्यवाद। दिग्विजय सिंह ने, मैं उनकी गुस्सा समझ सकता हूं, अभी अभी चुनाव हार कर आए।
तो स्वाभाविक रूप से गुस्सा पड़ा होगा, यहां निकलना भी चाहिए, ठीक है निकल जाए, मगर सभापति महोदय मैंने उनको नहीं टोका है, मैंने उनको नहीं टोका है। हाँ तो सभापति के माध्यम से कहा है तो मैं जवाब तो दूंगा ही। आपका लंबा अनुभव है, आपको मालूम है सदन में किस तरह से बात होती है। मैंने आपको सीधा एड्रेस नहीं किया, मैं सभापति महोदय के माध्यम से ही एड्रेस कर रहा हूं और जवाब तो देना ही पड़ेगा और आपको सुनना भी पड़ेगा। मान्यवर, उन्होंने कहा कि एनआईए के 3 केस के अंदर ही सजा नहीं हुई। क्यों नहीं हुई भला? मैं बताना चाहता हूं इस सदन को क्यों नहीं हुई। ये तीनों मामलों में पॉलिटिकल वेंडेटा के आधार पर एक धर्म विशेष को आतंकवाद के साथ जोड़ने का प्रयास किया। मैं बताता हूं मान्यवर, मान्यवर में नहीं जाएगा ये समझौता एक्सप्रेस, मान्यवर मैंने आगे कहा था यहां पर समझौता एक्सप्रेस में पहले कोई आरोपी पकड़े गए, बाद में अचानक लगा कि चुनाव साथ में आता है, कुछ संस्थाओं पर आरोप लगाना है, एक धर्म विशेष पर आरोप लगाना है, आतंकवाद को एक कलर से पेंट करना है, तो समझौता एक्सप्रेस के पकड़े गए लोगों को छोड़ा और नकली मामला बनाकर समझौता एक्सप्रेस के आरोपियों को पकड़ने का काम किया। मान्यवर ये कह रहे हैं कि क्यों छूट गए। कोर्ट का जजमेंट जरा पढ़ लीजिए, क्यों छूट गए। क्योंकि एनआईए कोई साक्ष्य खड़ा नहीं कर सकी। और आप कहोगे कि हमने सत्ता में आकर करा, मैं ये भी मामला स्पष्ट कर देना चाहता हूं मान्यवर, समझौता एक्सप्रेस का चार्जशीट 2013 में हुआ, 2012 9 अगस्त 2012 में हुआ, पूरक चार्जशीट 12 जून 2013 में हुआ। हमने तो सिर्फ आर्ग्यूमेंट्स करे, साक्ष्य तो चार्जशीट के अंदर रख दिया आपने, जांच पूरी कर दी और वो जांच के अंदर जज को भी कुछ नहीं मिला, तब जाकर बरी हुए हैं। जवाब तो आपको देना है मान्यवर, उनको देना है जो आरोप आज लगा रहे हैं कि ये आरोपी अगर निर्दोष थे तो बम धमाका करने वाले को क्यों छोड़ दिया गया। किसका गुनाह है, छोड़ने का काम किसने किया, किसने पॉलिटिकल एजेंडा ले गए। इसी तरह से मक्का मस्जिद का भी चार्जशीट हमने नहीं किया सर, चार्जशीट उन्हीं के समय में हुआ है और आर्ग्यूमेंट